क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी शहर का पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है तो क्या होता है? 2016 की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पानी पीने के लिए ट्रेन भेजनी पड़ी थी। वहीं पे 2018 की अगर बात करें तो केप टाउन में मिलिट्री बुलानी पड़ी थी और वहीं पे 2019 में चेन्नई के अस्पताल और होटल भी बंद हो गए। अर्थात जब पानी खत्म होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्याएं आती हैं। वहीं पे थोड़ा-सा अगर आपने कभी सोचा है कि धरती पे तो बहुत सारा पानी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। 2035 तक भारत का जल संकट जो है, एक भयानक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा, ऐसी कुछ खबरें देखने को मिलती हैं। यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है कि पानी कम हो रहा है, यह एक अर्थव्यवस्था, राजनीति और हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है और इस सिस्टम के फेलियर के पीछे का क्या कड़वा सच है। तो थोड़ा-सा सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे द मैथ ऑफ वाटर अर्थात पानी की अगर हम कुछ कैलकुलेशन को समझने की बात करेंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी एक जो है इनकम कम है और खर्च हमारा ज़्यादा क्यों है। वहीं पे थोड़ा आदर्श पानी अर्थात जो अगर हम वर्चुअल वाटर पे बात करें, जैसे कि चावल, कपड़े और स्मार्टफ़ोन में कैसे इस प का पानी खत्म हो रहा है, इसको भी हम समझेंगे। वहीं पे हम देखेंगे सिस्टम का क्या फेलियर है, अर्थात कैसे नीतियाँ, मुफ्त बिजली और भ्रष्टाचार ने हमारी नदियों को मार रहे हैं। फिर हम देखेंगे जल युद्ध और जियोपॉलिटिक्स क्या है, अर्थात पानी के लिए राज्यों की लड़ाई और चीन का तिब्बत प्लान क्या है। फिर हम समझेंगे तकनीकी भ्रम अर्थात क्यों क्लाउड सीडिंग और डिस्टिलेशन हमें नहीं बचा सकते। फिर हम लास्ट में देखेंगे देश अर्थात असली समाधान क्या है, अर्थात देश को बचाने के लिए कड़वे लेकिन जरूरी और व्यवहारिक कदम क्या हैं उनको समझेंगे। तो ये वीडियो आपको लग गया होगा आइडिया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पानी से संबंधित बात करने वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, अर्थात तो यदि आपको जीवन जीना है तो इसके लिए आपको पानी की आवश्यकता तो होगी। तो कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कैसे पानी बर्बाद हो रहा है, इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसको एक को कहानी की तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख अगर आपके बैंक अकाउंट में रुपए हैं और आप हर महीने 500 रुपए ही कमाते हैं, तो लेकिन 2 लाख खर्च करते हैं, तो यह पानी के साथ आप कर रहे हैं। जैसे या हम पानी के साथ करें, अर्थात तो मान लो बहुत कम पानी पृथ्वी के अंदर जा रहा है और पानी को हम खत्म ज्यादा कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पे अगर बात करें थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करके, तो धरती पर जो है पानी अगर देखा जाए तो 1.386 जो है बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 830 जो करोड़ इंसान हैं, उनके पीने के लिए मात्र पानी जो है वो 0.0007% ही इस्तेमाल करने लायक है। अगर थोड़ा-सा इसको हम और आसान शब्दों में समझने की बात करें, तो मान लो अगर धरती का सारा पानी जो है 1 बाल्टी के बराबर है, तो जो हम पानी पिएँगे अर्थात हमारे पीने योग्य जो पानी है, उस बाल्टी का 1 बूंद के बराबर है। वहीं पे सदियों से ज़मीन के नीचे जमा हुआ जो मुक्त का ग्राउंड वाटर था, हमने बिना सोचे-समझे अंधाधुंध उसको निकालना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे ऐसे टेबल लगा दिए जाते हैं, इतनी-इतनी बड़ी कंपनियों के अंदर समरसेबल लगाए जाते हैं, जो कि पानी की ज़रूरत से ज़्यादा उसको अंधाधुंध निकालते रहते हैं। तो आज जिस तेज़ी से पानी को हम लोग जो है पृथ्वी से खींच रहे हैं, प्रकृति उसे उतनी तेज़ी से वापस भर भी नहीं पा रही। अर्थात हम 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी जो अर्थात नेचर जो उसमें 500 एमएल तक ही पानी भर पा रही है। अर्थात तो जितना निकाल रहे हैं उससे कम पृथ्वी के अंदर पानी जा रहा है। इस कारण से पानी की खत्म होना अर्थात बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो हम सभी को लगता है कि हम रोज़ सिर्फ़ तो 40 से 50 लीटर ही पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा असली पानी तो वहाँ खर्च होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आपको तो लगा होगा कि आपने तो 40 से 50 लीटर पानी खत्म किया तो नहीं खत्म होगा, लेकिन
पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे स्थानों पे खर्च होता है, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि वर्चुअल वाटर कहते हैं, अर्थात जो ये इस प्रकार से जो पानी खत्म होता है इनडायरेक्ट रूप से, जिसे हम वर्चुअल वाटर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा 1 किलो चावल उगाने में, अर्थात 1 किलो जो हम चावल उगाते हैं, उसको उगाने में लगभग वो 2500 लीटर पानी खर्च होता है। वहीं पे अगर और हम थोड़ा-सा डेटा पे बात करें, तो आपकी जो एक सूती टी-शर्ट बनाने में जो होता है वो 2700 लीटर पानी खत्म होता है, और आप जो एक जीन्स की पैंट पहनते हैं, उसको बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। वहीं पे आपका जो स्मार्टफ़ोन की जो होता है, उसको माइनिंग से लेटर लेकर बनने तक उसके अंदर 12,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं वर्चुअल रूप से, अर्थात जिसको आप समझ नहीं सकते हैं कि पानी कितने बड़े स्तर पे खत्म हो रहा है। जो हम पीते हैं वो तो बहुत कम मात्रा में खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का कितने बड़े स्तर पे इसका जो होता है खपत होती है। चीन को यह बात तो पहले से मालूम हो गई कि इसलिए उसने क्या किया है, अपने राज्य के अंदर चावल को उगाना बहुत ही कम कर दिया है। क्योंकि चीन ने जान गया कि पानी जो है, 1 किलो अगर चावल हम उगाएँगे तो उसमें 2500 लीटर पानी जाएगा। जिस कारण से पृथ्वी के अंदर पानी का लेवल घट जाएगा, तो चीन ने सोचा कि हम अपने यहाँ चावल की उत्पादक अर्थात तो उसकी वृद्धि अर्थात उसको हम कम कर देते हैं, अर्थात उसको उत्पादन लगभग बंद कर देते हैं, और चावल का हम लोग आयात जो है किसी दूसरे देश जैसे भारत वगैरह से हम कर सकते हैं। तो इस कारण से चीन अपने यहाँ पानी की बचत पे काम कर रहा है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं भारत की। तो भारत में पानी की कमी का जो सबसे बड़ा कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हमारी सरकारी जो नीतियाँ हैं और जो सिस्टम का फेलियर, यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर भी पानी की कमी बड़ी मात्रा में होती जा रही है। अगर बात करें तो 1970 के दशक में पंजाब में जो है, किसानों को बोरवेल चलाने के लिए जो था, बिजली फ्री में दे दी गई। अर्थात आप चाहे जितना पानी पृथ्वी से निकालो, बोरवेल चाहे जितना चलाओ, आपको कोई भी जो है मीटर में बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलिमिटेड मीटर, अर्थात ₹500 अगर महीने पड़ रहा है, तो ₹500 ही महीने पड़ेगा। आप चाहे जितनी ज़्यादा मात्रा में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पृथ्वी से पानी निकालें। इसी प्रकार से तो देखा गया कि पंजाब में चावल उगाना जो था वो प्राकृतिक नहीं है, अर्थात तो हर एक स्थान की अपनी-अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि कौन-सी जो चीज़ें हैं, कहाँ पे ज़्यादा उनका उत्पादन होगा। लेकिन जो इंसान है वो आर्टिफ़िशियल तरीके से, अर्थात तो हर एक जगह पे दूसरी चीज़ों को उगाना चाहता है। तो पंजाब ने भी क्या किया, अंधाधुंध पृथ्वी से पानी निकाल कर वहाँ पे उसने चावल को उगाना स्टार्ट कर दिया। जिस कारण से जो था वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 10 फीट पानी नीचे रहता था, लेकिन चावल उगाने के बाद वहाँ पे पानी जो है वो 300 फीट नीचे चला गया। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री अचानक आज मोटे चावल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अगर बात किया जाए मोटे चावल जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया, उड़द की दाल हो गई, इस प्रकार की जो मोटे अनाज होते हैं, ये उत्पादन में बहुत ही कम मात्रा में पानी का खपत करते हैं, और जिस कारण से यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती, इसीलिए सरकार सोच रही है कि मोटे अनाजों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो हमारे पास नदियाँ तो बहुत मात्रा में हैं। ऐसा सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास जब इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, तो फिर हमें पानी की क्यों टेंशन होनी चाहिए? लेकिन सच्चाई की अगर बात करें, तो पानी नदियों में होना और उसका पीने योग्य होना, ये दोनों अलग-अलग 2 रास्ते हैं। थोड़ा-सा इस पे अगर हम डेटा पे बात करें, तो हमने अपनी नदियों को मार दिया है। अर्थात तो यमुना जो दिल्ली के अंदर आते-आते, अर्थात 641 मिलियन लीटर जो होता है, अनग्रीटेड सीवेज का पानी इसके अंदर मिल जाता है, और 22 किलोमीटर के अंदर ही ये पूरी जो हमारी यमुना नदी होती है, पूरी तरह से मर जाती है, अर्थात इसके अंदर पीने योग्य पानी नहीं बचता है। वहीं पे अगर हम गंगा की बात करें, जैसे कि कानपुर की जो चमड़ा फैक्ट्रियाँ हैं या चमड़ा के जो कारखाने हैं, वो क्रोमियम और लेड का सीधा जो होते हैं, वो गंगा नदी के अंदर डाल देते हैं, और 2 करोड़ भारतीय आर्सेनिक जो है इस गंगा नदी का ये वाला पानी भी पी रहे हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बड़े-बड़े कारखाने भी गंगा नदी को कितनी आसानी से
खराब करते चले जा रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें तो बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हजारों तालाब, अर्थात बुंदेलखंड के अंदर राजाओं ने बहुत सारे तालाब बनाए जिससे वहां पे पानी स्टोर होता था। वो पानी सीधे पृथ्वी के अंदर जाता था, जिस कारण से हमारे पृथ्वी के पानी स्तर बढ़ता जाता था। लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या किया, जो उनको तोड़ के और जहाँ पे इंक्रोचमेंट करके इमारतें खड़ी कर दी, जिससे वाटर सिस्टम कोलैप्स होने लगा। आज गर्मी में अगर देखा जाए तो वहाँ के गाँव जो है खाली हो जाते हैं और वहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं वो स्कूल पढ़ने नहीं जाती हैं, बल्कि वो दूर-दूर जाती हैं पानी भरने, पीने के लिए। अर्थात इतनी बड़ी समस्या अब जो है बुंदेलखंड वगैरह इलाकों में आ चुकी है। अब बात करें थोड़ा-सा आगे, तो जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है, यह एक क्रूर बिज़नेस और राजनीतिक संघर्ष का कारण भी बनता जा रहा है। कैसे राजनीतिक कारण बनता है, इसको थोड़ा-सा अगर समझा जाए, जैसे कि देखा जाए, तो ₹20 की जो पानी की बोतल होता है, उसको बनाने में सिर्फ़ मात्र ₹2 ही लगभग खत्म होते हैं और आज के समय में जो पानी का व्यापार है, वो ड्रग्स के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाला प्रोडक्ट बन चुका है। केरल के जो है प्लाजीमादा में कोका कोला फैक्ट्री ने इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल दिया कि वहां के कुएं सूख गए और कंपनी ने क्या किया, जो वहां से कचरा निकल रहा था कंपनी का, उसने कहा कि ये जो है एक प्रकार से पौष्टिक खाद बनाकर जहरीले कचरे को किसानों को बेच दिया। यही कारण है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी आज 130 सालों से कावेरी नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं आपस में, जहां मिलिट्री तक भी बुलानी पड़ चुकी है 1-2 बार। पंजाब और हरियाणा में भी यही बात चल रही है, जहां पे एसवाईएल नहर का विवाद जो है 40 साल से नहीं सुलझा पा रहा, क्योंकि राजनेताओं के लिए पानी जो है छोड़ना पॉलिटिकल जो होता है सुसाइड करने के बराबर है। अर्थात आप समझ सकते हैं, दो राज एक दूसरे से पानी के विषय में भी इस समय लड़ाई कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि पानी नहीं होगा तो सिर्फ प्यास लगेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि पानी से प्यास ही नहीं बुझती है, पानी से बहुत सारे इकोनॉमी जो होती है वो भी निर्भर करती है। इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझे, जैसे कि आज के समय में जो चैट जीपीटी हर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है, अगर चैट जीपीटी के अंदर आप कोई भी एक कन्वर्सेशन करते हैं, तो कन्वर्सेशन करते समय सर्वर जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी हीट अप हो जाते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाते हैं। तो उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए या ठंडा करने के लिए एक कन्वर्सेशन के लिए लगभग 500 मिलीलीटर जो होता है पानी खर्च होता है। वहीं पे अगर थोड़ा-सा आगे बात करें, तो दुनिया के जो 60% चिप्स होते हैं, वो ताइवान ही बनाता है। लेकिन 2021 में वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा कम हो गई, अर्थात वहाँ पर सूखा पड़ने के कारण चिप्स की मात्रा बहुत कम बनना हो गई। अर्थात जब पानी नहीं मिल पा रहा था, तो चिप्स ही नहीं बन पा रही थी, जिस कारण से ग्लोबल जो होती कार और लैपटॉप का प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी रुक चुका था। वहीं पे अगर थोड़ा-सा और आगे हम डेटा पे बात करें, तो 1 टन लिथियम, आज के समय में लिथियम बैटरी आपने देखा होगा स्कूटर के अंदर, कार के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो लिथियम बैटरी पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। तो 1 टन अगर लिथियम बैटरी की अगर बात करें या लिथियम को निकालने में लगभग 20 लाख लीटर पानी लगता है। बिना पानी कोई भी आधुनिक तकनीकी नहीं है। वहीं पे अगर थोड़ा-सा और हम एक डेटा पे बात करें, तो एक अगर हम टन स्टील बनाने में लगभग 3 लाख लीटर पानी और 1 टन कपड़े की जो होता है ड्राई करने में अर्थात उनको धुलने में लगभग 2 लाख पी जो होता है लीटर पानी लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी जो होता है औद्योगिक क्षेत्रों में कितना ज़्यादा लगता है। अगर पानी की मात्रा कम हो गई, तो ये औद्योगिक क्षेत्र सारे बंद हो जाएँगे, जिस कारण से इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी देश के अंदर पानी का ज़्यादा मात्रा में होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है पानी के ऊपर। अब थोड़ा-सा और हम आगे बात करते हैं, तो अब हम आते हैं सबसे राष्ट्रीय खतरे पर, चीन और एशिया का वाटर टावर यानी तिब्बत के ऊपर। देखो 1950 में चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा जो किया था, वो सिर्फ ज़मीन को कब्जा करने के लिए नहीं किया था। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं, सिंधु जैसी और एशिया की सबसे बड़ी नदियाँ निकलती हैं। अर्थात जो हमारा तिब्बत है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जो कि एशिया के बहुत सारे इलाकों में जाती हैं।
आज जो है चीन के पास वो 98,000 से ज़्यादा जो डैम्स हैं, जबकि भारत के पास मात्र 5,000 के आसपास ही डैम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन के पास कितनी ज़्यादा मात्रा में डैम्स हैं। अगर चीन चाहे तो ब्रह्मपुत्र पे एक जो होता है डैम बना रहा है, जिससे वह भारत को अगर चाहे तो कुछ ही समय में बर्बाद कर सकता है। अर्थात तो अगर वो डैम को रोक देगा तो भारत के अंदर सूखा आ जाएगा। अगर उसने डैम को अचानक छोड़ दिया तो भारत के अंदर क्या होगा, अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है। तो चाइना का ये मेगा डैम जो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है। यह बिना एक भी गोली चलाए, अर्थात चाइना चाहे तो बिना एक गोली चलाए भारत को अच्छी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और 2016 में अगर बात करें तो सीरिया में ऐसे ही सूखे के कारण आईएसआईएस का भी जन्म ले लिया था। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल बारिश, अर्थात तो आर्टिफिशियल बारिश करा के हम अपने यहाँ का पानी का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों की सोच सबसे खराब है, क्योंकि अगर इसकी हम थोड़ा सा बात करें साइंटिफिक तरीके से, तो यहाँ पे सच्चाई ये है कि क्लाउड सीडिंग जो होती है, अर्थात तो जिसको हम आर्टिफिशियल बारिश कहते हैं, वो कोई नया पानी नहीं बनाती है, या सिर्फ एक जगह का पानी चुराकर दूसरी जगह बरसा देती है। अर्थात अगर यहाँ पे पानी है, अगर यहाँ पे बारिश करानी है, तो ये यहाँ का पानी चुरा के यहाँ पे बरसा देगी, नया पानी नहीं बनेगा। क्योंकि हम सभी जानते भी हैं कि कंजर्वेशन नियम कहता है कि कोई भी चीज उत्पन्न नहीं की जा सकती है और ना ही कोई चीज नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। वहीं पे अगर बात करें तो जैसे कि 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में चीन ने ऐसा ही किया, जिससे आसपास के इलाकों का पानी पूरी तरीके से गायब हो चुका था। इसके अलावा यह तभी काम करती है जब आसमान में पहले से बादल क्या है, मौजूद होने चाहिए। सूखे के समय आसमान साफ होता है, तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल बारिश का सिस्टम होता है, ये पूरी तरीके से सूखे के मौसम में काम नहीं करता है। वहीं पे भारत जैसे 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले देश में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत ही कठिन है, अर्थात तो नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि भारत का काफी बड़ा क्षेत्रफल है और बड़े क्षेत्रफल में बारिश कराना बहुत ही ज्यादा जो होता है कठिन होता है, बहुत ज्यादा इसमें लागत आती है, जिस कारण से भारत के अंदर तो ये बिल्कुल एक प्रकार से नामुमकिन के बराबर है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा एक और ये भ्रम बना रहता है कि डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब अगर थोड़ा सा समझें कि समुद्र के पानी को साफ करना, अर्थात हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर तो बहुत मात्रा में पानी है, तो अगर हम उस पानी को साफ कर लेंगे तो हम तो आसानी से पी सकते हैं। तो ये सभी लोगों का एक सबसे बड़ा भ्रम बना है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा वाटर ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अगर समुद्र के पानी को आप साफ करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट होता है। अगर इसको थोड़ा-सा सच्चाई इसकी बात करें, तो चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा डिस्टिलेशन प्लांट लगा है। लेकिन यह शहर की ज़रूरत का जो होता है मात्र 8% पानी ही पूरा कर पाता है। अर्थात आप समझो कि चेन्नई के अंदर सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है डिस्टिलेशन, अर्थात समुद्र के पानी को साफ करता है। लेकिन ये जो होता है देश या शहर की जो होती है 8% वहाँ का जो शहर है, उसकी केवल 8% डिमांड को ही पूरा कर पाता है। इसके चलाने के लिए भारी बिजली की आवश्यकता पड़ती है और इससे निकलने वाला जो खारा और रसायन पानी होता है, वो अगर समुद्र के अंदर डाला जाता है तो वहां पे सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे फिशिंग वाले टूल पे अर्थात जो लोग फिशिंग करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे चीजें अर्थात बहुत लोग फिशिंग करके भी बहुत सारा पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। वहीं पे 150 करोड़ों के लिए इसे लगाना असंभव है और समुद्र से 1000 किलोमीटर दूर जैसे कि पंजाब हमारा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश तक पानी को ले जाना भी काफी कठिन है। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये जो हमारा डिस्टिलेशन वाला है, ये हमारे देश जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो छोटे देश हैं और काफी ज्यादा अमीर हैं, जैसे कि इजराइल हो जाता है, और जैसे कि इजराइल है हमारा, और सऊदी अरब है, इन लोगों के लिए ये तरीका अच्छा है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश और ज्यादा पॉपुलेशन वालों के लिए ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं।
तो फिर इस भयानक जल संकट का असली समाधान क्या है? अभी तक तो हमने बहुत सारी समस्याएं देखा, अब थोड़ा सा समाधान पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो फ्री का पानी योजना बनाई थी उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हर बोरवेल पर स्मार्ट मीटर लगाने चाहिए, जिससे जरूरत से ज्यादा पानी अगर कोई भी निकालता है तो उसको जो है काफी मात्रा में पैसे देने पड़े। वहीं पे अगर बात करें तो एआई मॉनिटरिंग के जरिए वाटर माफिया को रोकना होगा, जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में पानी को बर्बाद करते हैं, और पानी से जुड़े जो भी भ्रष्टाचार होने चाहिए उनका जो 30 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारा भी होना चाहिए। वहीं पे जो बोतल वाटर कंपनियां बनाती था, जो बोतल के अंदर पानी भर के बेचती हैं कंपनियां, उनको सख्त निर्देश देने चाहिए कि आप जितना पानी धरती से निकालेंगे उतना पानी आपको डैम बना के, तालाब बना के आपको पानी पूरा करना पड़ेगा। वहीं पे इसरो के अगर बात करें, रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल भी करना चाहिए और चीन के डैम की मॉनिटरिंग और कूटनीतिक दबाव भी बनाना होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, तो बड़े डैम के अलावा हमें अपनी पुरानी और पारंपरिक जो होती है वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी पर वापस लौटना होगा। अब पुराने कौन से तरीके थे अगर देखा जाए, तो घर और बिल्डिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कानूनी रूप से अनिवार्य करनी होगी। जो पानी बचाए उसे इंसेंटिव मिलने चाहिए, अर्थात तो जो लोग पानी बचाएं, जो तालाब बनाए, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। हमें राजस्थान के वाटरमैन, जिनको हम राजेंद्र सिंह कहते हैं, से कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने बिना करोड़ों रुपए खर्च किए एक शानदार मॉडल पेश किया था। उन्होंने सन 1985 से अब तक के 1000 से ज्यादा गांव में पारंपरिक जोहड़, अर्थात जिन्हें हम गहरे तालाब कहते हैं, खोद कर ग्राउंड वाटर को रिजर्व किया है। इसी काम इस इसी कम लागत वाली तकनीकी से उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सूखी नदियों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। अब बात करते हैं 20वीं सदी में दुनिया ने तेल के लिए युद्ध लड़े हैं, लेकिन सरकारें गिराई हैं, अर्थात जो दुनिया है वो तेल के लिए युद्ध लड़ी है, सरकारें गिराई हैं, देश तोड़े हैं, लेकिन 21वीं सदी जब होने वाली है, 20वीं सदी में तो इस प्रकार से तेल के लिए युद्ध चल रहा था, लेकिन 21वीं सदी में युद्ध जो होगा वो पानी का युद्ध होगा। अगर तेल खत्म हुआ तो सिर्फ गाड़ियां रुकेंगी और अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, अर्थात भाई मान लो अगर तेल अचानक बंद हो जाएगा तो भी लोग जीवित रहेंगे, बस अर्थव्यवस्था और गाड़ियां वगैरह बंद होगी। लेकिन पानी खत्म हुआ तो पूरी मानव सभ्यता ही रुक जाएगी, क्योंकि पानी के ऊपर तो हम निर्भर रहते हैं। जिस दिन एक आदमी के घर का पीने का पानी नहीं मिलेगा, उस दिन से वो आदमी संविधान को नहीं मानेगा, अर्थव्यवस्था को नहीं मानेगा और राजनीति को नहीं मानेगा, अर्थात वो एक प्रकार से कुछ भी नहीं मानेगा। बस उसको पानी की जरूरत के लिए वो तड़पना स्टार्ट कर देगा। यह संकट सिर्फ सरकार का नहीं है, यह हमारा भी संकट है। अर्थात ऐसा नहीं कि केवल इस पे सरकार को ही काम करना चाहिए, हम लोगों को भी अपने अपने स्तर पे इसके क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसे कि हमें जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी पृथ्वी से निकालना चाहिए, ज्यादा पानी को बर्बाद मत करना चाहिए। बहुत सारे लोग पानी का छिड़काव बहुत करते हैं इधर उधर, वो नहीं करना चाहिए। खाली स्थानों पे बिना जरूरत के पानी को नहीं छिड़कना चाहिए, बिना जरूरत के समरसेबल को नहीं चलाना चाहिए, अर्थात आवश्यकता जितनी हो उतना ही पानी हम लोगों को यूज करना चाहिए, जिस कारण से हम पानी को बचा सकते हैं। तो पानी बचाना अब कोई विकल्प नहीं है, यह हमारे और हमारे देश के लिए जीवित रहने की एकलौती शर्त है। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा? पानी से संबंधित अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।